हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर। हाथरस केस की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है, यानी अब सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करने जा रही है। खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में भी अपील की थी कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। ये सभी लोग पीड़िता के एक गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करेगी, यानी उस दिन घटना के वक्त वहां घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और इसने क्या देखा, इसे पूरी तरह से एक बार फिर दोहराकर एसआईटी देखेगी ताकि वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विनोद शाही यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। यूपी सरकार ने विनोद शाही को विशेष वकील को नामित किया है। इस मामले में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस केस में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह समेत डीजीपी और एडीजी को तलब किया है। पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा पर बने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए बमों को सेना ने नाकाम कर दिया। ये बम इस बात का सबूत है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर आम लोगों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना के बम को नष्ट करने के बाद वहां रहने वाले लोगों ने खुशी जताई। जो गोले पाकिस्तान की तरफ से आए, जो मिस थे, अभी आर्मी वालों ने ब्लास्ट किया। हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। या हमारे बच्चे बच गए, क्या पता अनजाने में उठाते तो ये ब्लास्ट हो जाता। हमें इन चीज़ों से डर लगता है सर। बहुत दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें बदमाशों ने दिन दहाड़े पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि अपनी दुकान के सामने खड़े एक दुकानदार के पास टहलते हुए दो बदमाश पहुंचे। तभी एक बदमाश ने अपनी पैंट के पीछे वाली जेब से पिस्तौल निकाली और उसे दिखाकर उस दुकानदार से उसकी अंगूठी छीन ली। तब तक दूसरा बदमाश भी वहां पहुंच गया, जिसने आते ही दुकानदार की कॉलर पकड़ ली। बदमाशों से घिरा दुकानदार बेहद डरा हुआ दिखाई दिया। उसने बिना आपत्ति जताए बदमाशों को अपनी ब्रेसलेट और अंगूठी दे दी। इसके बाद एक बदमाश ने उसके बैग की भी तलाशी ली, लेकिन उसमें उसे जब कुछ नहीं मिला तो अपने साथी के साथ वो वहां से चला गया। बदमाशों के जाते ही आसपास के लोग उस दुकानदार के पास पहुंच गए। बताया गया कि बदमाशों ने एक और आदमी के साथ भी इसी तरह की लूटपाट की। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने धूमधाम से अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। चीन पिछले लंबे वक्त से ताइवान पर अपना अधिकार जताता रहा है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान ने राष्ट्रीय दिवस मनाकर चीन को तल्ख संदेश दिया। राजधानी ताइपे में इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेना की परेड से हुई, जिसमें सेना के जवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके बाद जवानों ने मोटरसाइकिलों की परेड भी निकाली। इसके अलावा लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में कई करतब दिखाए। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ ही ताइवान की राष्ट्रपति ने चीन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसने लोगों का मन मोह लिया। क्या भारत अपनी सेना के लिए रूस से टैंक स्प्रट SDM-1 खरीद रहा है? भारत चीन में हालिया विवाद के बीच ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे पास विश्व के बेहतरीन टैंक में से एक T-72 अजय और T-90 भीष्म टैंक पहले से ही मौजूद हैं, तो भारत फिर से रूसी टैंक क्यों खरीदने जा रहा है? जब वो चलता है तो दुश्मन के हौसले पस्त होने लगते हैं। जिसके गोले तबाही का दूसरा नाम बन जाते हैं। बमों की ऐसी बारिश कि जमीन को बंजर कर दे और किसी भी मुश्किल को पार करके दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। हम यहां
न तो T-72 अजय की बात कर रहे हैं और न ही भारत के सबसे ताकतवर टैंक T-90 भीष्म की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल है वो रूसी सेना के टैंक स्प्रिट SDM-1 के बारे में है। चीन के साथ बॉर्डर पर तनातनी को देखते हुए भारत एक खास रूसी टैंक खरीदने की तैयारी में है। नाम है स्प्रिट SDM-1। लेकिन क्यों, जब पूर्वी लद्दाख की सरहद पर भारतीय सेना के सैनिक और टैंक चीन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, हजारों मील में फैली घाटी में भारतीय सेना ने T-90 भीष्म, T-72 टैंक और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात कर दिया है। तो सवाल है कि एक नए टैंक की क्या जरूरत है, वो भी रूस से ही। वायरल खबर की पड़ताल के लिए हमने भारतीय सेना में अपने सूत्रों से संपर्क किया। वहां से पता चला कि भारत में हल्के टैंक खरीदने के लिए रूस से बातचीत चल रही है। भारत और रूस के बीच स्प्रिट SDM-1 हल्के टैंक सौदे के लिए पिछले जुलाई से ही बातचीत चल रही है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ कर दी गई है। सेना में हमारे सूत्रों ने बताया कि स्प्रिट SDM-1 रूस में फिलहाल ट्रायल की अवस्था में ही है, जिसे भारत में लाकर सीधे फील्ड में ही परीक्षण किए जाने की चर्चा है। जब तक ये डील फाइनल होगी तब तक इसे मोर्चे पर एक्शन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। स्प्रिट SDM-1 टैंक खरीदने की सबसे पहली वजह है इस टैंक का हल्का होना। भारतीय रण क्षेत्र के सबसे बड़े योद्धा T-90 टैंक का वजन 46 टन है, तो स्प्रिट SDM-1 टैंक का सिर्फ 18 टन ही है। हल्का होने की वजह से इसे ले जाने ले आने में दिक्कत नहीं होगी, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए कैसे इस टैंक को ट्रांसपोर्ट विमान ने आसानी से जमीन पर रख दिया। बाकी काम इसके वजन और पैराशूट ने आसान कर दिया। विमान से पैराशूट के जरिए गिराया भी जा सकता है युद्ध क्षेत्र में। इसको हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया भी जा सकता है। रोड्स के ऊपर इसको टैंक ट्रांसपोर्टर्स के जरिए पहाड़ी रास्तों पर बड़ी आसानी से हरकत कराई जा सकती है। दूसरी तरफ चीन का टाइप 15 टैंक 33 टन वजनी है और पूरी तरह से साजो सामान से लैस होने पर तो ये 36 टन का हो जाता है। यानी स्प्रिट SDM-1 टैंक से चीन का सबसे हल्का टैंक 2 गुना भारी है। यानी टाइप 15 टैंक को पहाड़ों में चढ़ने में दिक्कत होगी तो स्प्रिट SDM-1 टैंक को आसानी से एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है और हल्का होने की वजह से इसे पहाड़ी रास्तों में चलने में भी आसानी होगी। एक बात और, स्प्रिट टैंक में 125 mm की ही गन है, ठीक वही गन जो भारत के T-90 और T-72 टैंक में है। यानी इसके लिए भारत को अलग से गोला बारूद खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। इनसे वो हर तरह के गोला बारूद दागे जा सकते हैं जो T-72 और T-90 से दागे जा सकते हैं और ये भारतीय सेना के पास पहले से उपलब्ध हैं। साफ है, भारत और चीन के बीच LAC पर कई महीने से चल रहे सीमा विवाद के बीच आए दिन चीन की तरफ से किसी न किसी तरह की हरकत होती रही है। ऐसे में चीन की हरकतों के जवाब में तैयारियों के मद्देनजर भारतीय सेना कड़ी तैयारी में जुट गई है। इसी तैयारी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, स्प्रिट SDM-1 टैंक, जो लद्दाख के पथरीले रेगिस्तान और ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के मुफीद है, जिन्हें वॉर जोन में चुटकियों में तैनात किया जा सकता है। पटना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8.5 करोड़ का सोना जब्त किया है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। सोने के साथ गिरफ्तार किए गए मिथिलेश नाम के आरोपी ने बताया कि वो ये सोना कोलकाता से खरीद कर ला रहा था। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती की।
संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग पर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। कहीं कहीं तो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे। उन्होंने तो पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पानी की बौछार का गुस्सा उन्होंने पत्थर फेंक कर उतारा। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने संगीत का भी सहारा लिया। कुछ प्रदर्शनकारी तो एक मूर्ति के ऊपर चढ़ गए और इस दौरान कई लोगों के हाथों में उनके देश का झंडा दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टरों के जरिए भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मोटरसाइकिल से टक्कर लगने पर एक लड़की ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि हादसे के वक्त सिपाही शराब के नशे में था, जिस पर उस लड़की को इतना गुस्सा आ गया कि वो उसे चप्पल से पीटने लगी। इस हंगामे को देखने सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। सिपाही को पिटता देख कई लोग बीच बचाव करने के लिए आगे भी आए, लेकिन उस लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दौड़ा दौड़ा कर उस सिपाही की पिटाई की। तभी एक दरोगा वहां पहुंच गया। क्या बात है? दरोगा के समझाने के बावजूद लड़की शांत होती नजर नहीं आई। तब तक पुलिस के और जवान भी वहां पहुंच गए और इसके बाद भी वो लड़की शोर मचाती रही। इस पिटाई से सिपाही को काफी चोटें आई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना न केवल दिन में बल्कि रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कल रात चिनूक हेलीकॉप्टर ने ले एयरबेस से रात में उड़ान भरी। साफ है, एलएसी पर तैनात भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए मेंढर देवगार सेक्टर में भारी गोलाबारी की। इस गोलाबारी में बीएसएफ के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। 2 दिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को उड़ा दिया और 2 सैनिकों को भी मार गिराया था। शानदार रडार, खतरनाक गन सिस्टम और एक से बढ़कर एक मिसाइल रॉकेट, ये वो सारी खूबियां हैं जो चीन अपने नए नवेले युद्धपोत नानजिंग के बारे में बता रहा है। चीन ने अपने प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर दावा किया है कि उसके टाइप 055 डिस्ट्रॉयर शिप में नई तरीके की रक्षा प्रणाली लगी हुई है जो दुनिया के किसी युद्धपोत में नहीं है। चीन का यह दावा कितना सही है, आइए देखते हैं। दनादन निकलती गोलियां, सटीक और खतरनाक गोला बारूद और दुश्मन का काम तमाम करने को तैयार रॉकेट। ये सब चीन के टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर का हिस्सा है, जो चीन के मुताबिक दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चीन की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक उनका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर हथियारों का तैरता जखीरा है, जो जैसा खतरा देखता है ठीक वैसा ही जवाब देता है। चीन ने जो दावा किया है वो भी देख लीजिए। टाइप 055 डिस्ट्रॉयर का ड्यूअल बैंड रडार शक्तिशाली है, किसी भी लो ऑर्बिट सैटेलाइट को आसानी से ट्रेस कर सकता है। इसके साथ इसमें कई खूबियां हैं। शानदार सुपर रैपिड गन का मजा लीजिए। चूंकि लद्दाख में भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को हिंद महासागर में भेजा है।
जहां अपने नेवल बेस से अमेरिका हर वक्त चीन पर नजर रख सकता है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी चौथी पीढ़ी के पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप को जनवरी में ही नौसेना के बेड़े में शामिल किया है, जिसका प्रचार अब चीनी सेना जोर शोर से कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि चीन की नौसेना के डिस्ट्रॉयर में ऐसा क्या खास है जो दुनिया की किसी भी डिस्ट्रॉयर में नहीं है। वायरल खबर में सबसे ज्यादा जोर उसके रडार पर है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह रडार लो ऑर्बिट सैटेलाइट तक को ट्रेस कर लेता है। पड़ताल करने पर पता लगा कि चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर में टाइप 346B रडार लगा है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है और ये टारगेट को ट्रेस करने की क्षमता रखती है, जबकि लो ऑर्बिट सैटेलाइट की रेंज तो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। भारत के डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता और INS विशाखापत्तनम जिस रडार से लैस हैं, वो रडार 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मनों को ट्रेस कर सकता है, जिसके बाद आसपास के दुश्मनों का ये हाल होता है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी बात, चीन अपने नए नवेले 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर पर इतना इतरा रहा है तो चीन ये जान ले कि उसका टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर दुनिया का पहला 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर नहीं है, जिसमें ऐसी खासियत है। चीन डिस्ट्रॉयर पर इतराना बंद कर दे, क्योंकि भारत ने अपने हर डिस्ट्रॉयर को पानी के अंदर से हमला करने के लिए ब्रह्मोस से लैस किया है, तो बराक 8 मिसाइल इनकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देती है। हर भारतीय डिस्ट्रॉयर देसी इंटीग्रेटेड रॉकेट लॉन्चर से लैस है, जो छोटे मोटे खतरों को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लॉन्चर पानी के नीचे के खतरे से भी रक्षा करने का काम करेंगे। तीसरी बात, चीन ने अपने नए डिस्ट्रॉयर के लिए तकनीक खुद से विकसित नहीं की है, बल्कि अमेरिका के आर्ली बर्ग के तकनीक को चोरी करके बनाया है। साफ, चीन झूठ पर ही टिका हुआ है और यही उसका चाल, चेहरा और चरित्र है, जिस वजह से वो अपने हथियारों के बारे में हर समय झूठ ही बोलता रहता है और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। वियतनाम के मध्य इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही मच गई। इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। इतना ही नहीं, बाढ़ का असर हजारों लोगों पर भी पड़ा। बताया गया कि करीब 11,000 लोग बेघर हो गए। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा नजर आया। मकानों के सिर्फ छत ही दिखाई दे रहे थे, सड़कों का कहीं अता पता नहीं था। कुछ इलाकों में तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। घरों पर ताले लग गए, दुकानें बंद हो गई। खबर है कि हजारों लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा कई इलाके पूरी तरह से कट गए। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम भी जारी है। कोलकाता में कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते बिल और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेरा और अपना विरोध जताने के लिए रैली निकाली। कांग्रेस की ये रैली कोलकाता के कई इलाकों से होकर गुजरी। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी समेत सैकड़ों समर्थक भी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी के साथ बीजेपी के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता भी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों की वजह से कई इलाकों में सड़कें जाम हो गई। क्या भारत दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला है और इसलिए ही भारत ने S-400 की डील से आगे बढ़कर नई डील की है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि भारत और रूस में एक खुफिया डील हुई है। मैसेज के साथ राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीर में यह भी बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO से भी मुलाकात कर ली है। दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें 5 मिनट में पाकिस्तान को बर्बाद करने का मादा।
अमेरिका हो या चीन, किसी के पास नहीं है इसकी का। दुश्मन तो इसकी ताकत देखकर ही कांपते हैं। जिसके निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम। इसमें 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-500 के नाम से जानती है। ये तबाही तो इसका ट्रेलर मात्र है और सोशल मीडिया पर इसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़कर एक नई डील साइन की है। भारत ने अब S-400 की जगह रूस से S-500 की डील कर ली है। राजनाथ सिंह वही डील कर रहे हैं। इनके साथ S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO भी हैं। हम S-400 से आगे बढ़ रहे हैं। S-500 प्रोमीथियस सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये रूस का ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। S-500 सिस्टम से निकले मिसाइल कितने खतरनाक हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। समंदर में तैनात वॉरशिप हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सभी को ये पलक झपकते ही खाक कर सकता है। और तो और अंतरिक्ष में निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को भी S-500 नष्ट कर सकता है। समंदर से लेकर आकाश तक इसकी ताकत अजेय है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत ने रूस से S-500 की डील कर ली है? हमने वायरल खबर की पड़ताल करने पर पता लगा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने 2014 से ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह ऑपरेशन में नहीं है। यानी यह अभी तक पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। 600 किलोमीटर तक के दायरे में अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम के 2021 तक रूसी सेना में शामिल होने की संभावना है और इसे पूरी तरह रूसी सेना का हिस्सा बनने के लिए साल 2025 तक का समय दिया गया है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत अगर रूस से S-500 की मांग भी रखता है तो यह सिस्टम हमें 2035 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। और वैसे भी जब एक साथ 36 टारगेट भेजने वाला S-400 इस साल के अंत तक भारत को मिलने की पूरी उम्मीद है तो भारत ये सौदा रद्द क्यों करेगा? लेकिन इस वायरल तस्वीर का क्या? ये तस्वीर कहां से आई? पड़ताल के दौरान हमें इन तस्वीरों का वीडियो भी मिला जो 3 सितंबर 2020 का ही है। वायरल तस्वीरें इसी वीडियो से निकाली गई हैं। ये तस्वीरें रूस की जरूर हैं, लेकिन तस्वीर में S-500 की डील नहीं हो रही है। इनमें भारत के रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं और ये रूसी सेना के अलग अलग हिस्सों के प्रमुख हैं, न कि S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO। इसी मुलाकात के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोनिक बोरिसोव ने इस साल के अंत तक S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी की तरह राजस्थान में भी निर्दोषों की हत्या और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो चिंताजनक है।
उन्होंने राजस्थान में कानून की जगह जंगल राज बताया। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी की तरह राजस्थान प्रदेश में भी कांग्रेसी राज में वहां हर प्रकार के अपराध और उनमें खासकर निर्दोषों की हत्या, दलित एवं महिलाओं का उत्पीड़न आदि चरम सीमा पर है। अर्थात यहाँ भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अति शर्मनाक और अति चिंताजनक। लेकिन यहाँ कांग्रेसी नेता अपनी सरकार पर शिकंजा कसने की बजाय खामोश हैं। इससे ये लगता है कि यूपी में अभी तक जिन भी पीड़ितों से ये मिले हैं तो वो ये केवल उनकी वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं। जनता ऐसी ड्रामेबाजियों से सतर्क रहे, बीएसपी की ये सलाह है। रेप की घटनाओं पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, शर्मनाक सच ये है कि ज्यादातर भारतीय दलित, मुस्लिमों और आदिवासियों को इंसान नहीं समझते हैं। मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कहती है कि उसकी वजह से किसी का रेप नहीं हुआ। ज्यादातर भारतीय भी यही कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 763 गांव के 1,32,000 लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कागजात स्वामित्व योजना के तहत सुबह 11 बजे लोगों को सौंपेंगे। इस योजना से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। सरकार के इस कदम से 4 साल में करीब 6,62,000 लोगों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस को स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक योजना के तहत 1,32,000 लोग अपनी जमीन के कागज एक SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर पाएंगे। पहले चरण में योजना का फायदा 6 राज्यों के 763 गांव को मिलेगा। इसमें 346 गांव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और 2 कर्नाटक से हैं। पीएम मोदी ने इस योजना को करोड़ों भारतीयों के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सुबह 11 बजे स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। ये योजना करोड़ों भारतीयों के जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6,62,000 गांव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड खरीदे जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा जो उन्हें सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से वो बैंक लोन सहित वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यूपी सरकार ने 19 अक्टूबर से कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया है। योगी सरकार ने फिलहाल स्कूलों को पहले चरण में 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए ही स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही स्कूलों में पढ़ाई होगी। स्कूल 2 पारियों में चलेगा और छात्रों के स्वास्थ्य और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा एक समय में सिर्फ 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा, जिसके लिए बच्चों के माता पिता से इजाजत लेना जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पुलवामा से एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 50 लाख का गुटखा जब्त किया और इस मामले में 4 लोगों को पकड़ लिया। बताया गया कि एक ट्रक के जरिए लाखों का अवैध गुटखा गुजरात से मुंबई पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह उस पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर में पाकिस्तान की ओर से दागे गए एक जिंदा बम को सेना ने नष्ट कर दिया। बताया गया कि एक दिन पहले पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में यह बम एक गांव में गिरा था, लेकिन फटा नहीं था, जिसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने पूरी तैयारी के साथ नष्ट किया। जिसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ वहां चारों तरफ धुआं छा गया। इससे पहले सेना के कुछ जवान घटना वाली जगह पहुंचे और बम को रिहायशी इलाके से निकालकर एक गड्ढे में रख दिया। इसके बाद 2 जवान गड्ढे में रखे बम को तारों के जरिए बांधते दिखे। जब बम को नाकाम करने की पहली तैयारी पूरी हो गई तो दोनों जवान गड्ढे से कुछ दूर चले गए और फिर वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से चारों तरफ थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। बम नष्ट होने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली और सेना का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की तरफ से आए जो मिस थे, अभी आर्मी वालों ने ब्लास्ट किया, हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इस जिंदा बम को सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर नष्ट किया गया ताकि रिहायशी इलाकों में इसका कोई नुकसान ना हो।
चीन अपने हथियारों के दम पर दुनिया भर में अपनी शेखी बगाड़ता रहता है। आए दिन प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर ही सही देश के हर देश पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब चीन की असलियत सोशल मीडिया पर बेनकाब की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों और वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन दूसरे देशों के हथियार के डिजाइन और तकनीक चुराकर अपने हथियार बना रहा है। तो क्या चीनी हथियारों को बनाने में अक्ल नहीं, नकल की जरूरत है? ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर चीन के चोरी की खबर वायरल हो गई है। यानी इस दहाड़ के पीछे दूसरे देशों की तरह नकल कर हथियार बनाने वाली तरकीब है। सोशल मीडिया पर इन चीनी हथियारों के साथ एक दावा किया जा रहा है कि ये हथियार चीन ने रूस और अमेरिका के हथियार की तकनीक चोरी करके बनाए हैं। चीन की झूठी ताकत देखिए जनाब, दूसरे देशों के उम्दा हथियारों की नकल कर उन्हीं पर वार करने की तैयारी में है। चीन पहले भी कई बार ऐसी चोरियां और हेराफेरियां कर चुका है। हैरानी तो इस बात की है कि तकनीक चुराने के बाद चीन दुनिया को आंख भी दिखाता है। चीनी सेना का दमखम उनकी वीडियो में उनके हथियारों और टैंकों के जरिए बखूबी दिखाया जाता है। इसलिए चीन पर यह इल्जाम लगना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक एक कर चीन के हथियारों की पड़ताल शुरू की। चीन की चोरी नंबर 1, टाइप 15 टैंक। चीनी सेना ने कुछ साल पहले ही हल्की बॉडी वाले जंगी टैंक टाइप 15 को अपनी सेना में शामिल किया है। लेकिन एक नजर देखने में ही ये टैंक आपको ब्रिटिश L7 गन जैसा दिखेगा। माना जा रहा है कि भारत से तनातनी को देखते हुए चीन ने ये टैंक बनाया है और 50 टन वाले टैंकों के मुकाबले इसका वजन मात्र 30 टन है। चीन की चोरी नंबर 2, QN506 टैंक। चीन की चोरी का दूसरा नमूना उसका QN506 टैंक है। यह टैंक 32 mm की तोप, 4 लेजर गाइडेड अटाका TNT टैंक मिसाइल और एक मशीन गन से लैस है। इसकी 32 mm की तोप दुश्मन के जहाज को लगभग 4 किलोमीटर पहले ही मार गिरा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने यह टैंक रूस के T-72 टर्मिनेटर टैंक की तकनीक चुरा कर बनाया है। चीन की चोरी नंबर 3, हार्विन Z-20। चीन का यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के प्रसिद्ध सीकोर स्काई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्लोन है। इस हेलीकॉप्टर में एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल, फ्लाई बाय वायर, लो नॉइज रोटर डिजाइन जैसे फीचर हैं। ये सभी उसके अपने नहीं हैं। चीन की चोरी नंबर 4, शेनयांग J-15। चीन का शेनयांग फाइटर प्लेन सुखोई Su-33 की नकल से बनाया गया है। लाख बार कहने के बावजूद भी रूस ने चीन को अपने सुखोई के डिजाइन सीक्रेट्स देने से मना कर दिया, जिसके बाद चीन ने यूक्रेन से Su-33 का प्रोटोटाइप खरीदा और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से कैरियर बेस्ड J-15 तैयार कर लिया। और चोरी के इस डिजाइन को चीन अपना बताता है और बेहतरीन होने का दम्भ भी बढ़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन हथियारों के बल पर चीन दुनिया में इतराता फिर रहा है, उनमें से ज़्यादातर चोरी की तकनीक से बनाए गए हैं। चीन की इस चोरी को आज हम पूरी तरीके से खोल देंगे। अमेरिका, रूस और दुनिया के तमाम देशों से चुराई गई तकनीक के सहारे चीन ने हथियार तो बना लिए, लेकिन वो अपनी चोरी नहीं छिपा पाया। वो कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है और इसी के कारण चीन की चोरी भी पकड़ी गई। इतना ही नहीं, चीन के चेंगदू J-10, चेंगदू J-20, चीन स्टार शैडो, J-11B सब चोरी की ही देन है। चीन ने इन सभी को अपने दम पर ही नहीं बल्कि दूसरों की ताकत के दम पर चोरी से इन्हें तैयार किया है। कई कंपनियों में अपने नागरिकों को जो कि जासूस थे वहां पर काम दिलवाया और बाद में उन्हीं के जरिए उनके डिजाइन चुराए। चीन हैकिंग के लिए भी मशहूर है। साइबर वॉरफेयर के जरिए साइबर अटैक करके, साइबर चोरी करके भी चीन
दूसरे देशों की कंपनियों के डिज़ाइन चोरी करता है। जब दूसरे देशों को पता लगता है तब तक चीन का मकसद पूरा हो गया होता है। साफ चीन के हथियार उसकी नीयत की ओर इशारा करते हैं। भले ही चीन के लोग भूखे मरे, लेकिन चीन की सरकार दुनिया को धमकाने के लिए न सिर्फ ऐसी तकनीक की चोरी करती है, बल्कि ऐसे वीडियो भी जारी करती है जो उसके अपने नहीं होते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से बिहार चुनावों को बिगुल फूंकने जा रहे हैं। नड्डा आज गया के गांधी मैदान से बिहार चुनावों का शंखनाद करेंगे। कोरोना काल को देखते हुए नड्डा की रैली में 2 गज की दूरी रखना और मास्क पहनकर आना जरूरी किया गया है। बीजेपी का दावा है कि इस चुनावी कार्यक्रम में 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा चुनावी शंखनाद है और हम 3/4 पोर्शन से कम पूरे बिहार में जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। प्रथम सभा यहाँ होना है और बिहार के अंदर में पहली ये सभा होगी पार्टी की ओर से और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाला और कोई विशेष हम नहीं, बहुत भीड़ लगाने की नहीं, हम 7,000 के यहाँ व्यवस्था किए हैं और हम चाहेंगे कि अपने अनुशासन में ही सब काम करें और सभा हो। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इसके साथ ही सत्र में एडमिशन के लिए सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली एडमिशन लिस्ट में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ लिस्ट 100% तय की गई है। मतलब एडमिशन लेने वाले छात्रों के 12वीं में मार्क्स 100% होने चाहिए। पंजाब के अमृतसर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नाम के संगठन का रेल रोको आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। इन लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोलते हुए इस आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी और रेल रोको आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। पिछले 17 दिनों से पटरियों पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों ने रेल रोको आंदोलन से हो रही परेशानियों के लिए राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जो एक क्राइसिस आ रहा है वो क्राइसिस के लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है, चाहे वो डीजल का आ रहा है, खाद का आ रहा है, कोयले का आ रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने पंजाब की अमरिंदर सरकार पर आंदोलन में शामिल हो रहे किसानों को डराने का आरोप लगाया। सीरिया के लताकिया में जंगलों में लगी आग की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। भीषण गर्मी की वजह से ये आग तेजी से भड़की और सिर्फ 2 दिनों में ये जंगल के एक बड़े इलाके में फैल गई। लताकिया के जंगलों में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि हर तरफ से शोले उठते हुए नजर आए। यही नहीं, गर्म हवाओं ने आग को और भड़का दिया। बेहद तेजी से फैली इस आग ने जंगल ही नहीं, रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कई मकान भी लपटों में घिरे नजर आए, जिसके बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड और बचाव दल के लोग एक मकान में लगी आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग पर काबू पाने में जुटे फायर ब्रिगेड के लोग लपटों के बीच खड़े होकर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई घंटों के बाद मकानों में लगी आग को कुछ हद तक बुझा लिया गया, लेकिन जंगल के बाकी हिस्सों में आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की एक बड़ी टीम काम में जुटी दिखी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया, जो कि भारत के लिए गौरव की बात है। टनल का उद्घाटन होते ही सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत टनल की तस्वीरें खूब वायरल होने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने इस सुरंग की तस्वीर को झूठा करार दे दिया। अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का शानदार उद्घाटन किया।
इसने ना सिर्फ मनाली और लेह की बीच की दूरी कम कर दी, बल्कि इससे करगिल जाना भी आसान हो गया। हिमाचल में बनी ये सुरंग बेहद खूबसूरत और शानदार है और यही वजह है कि इसका उद्घाटन होते ही लोगों ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की। लेकिन वायरल हो रही ये तस्वीर और जिस टनल में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, दोनों में अंतर है। ये दोनों सुरंग तो हैं, लेकिन बिल्कुल मेल नहीं खाती, ना ही बाहर से और ना ही अंदर से। अटल सुरंग की तस्वीर शेयर करते हुए जो लिखा जा रहा है वो भी देख लीजिए। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग के लिए बधाई। यह सुरंग हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने अटल टनल रोहतांग को देश को समर्पित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से जोड़ती है। समुद्री सतह से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग से लेह और मनाली के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। लेकिन अलग तस्वीरों के साथ सुरंग की बधाई के ये मैसेज बेहद वायरल है। पर दूसरी तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई क्यों दी जा रही है? आखिर ये तस्वीर कहां की है? कहीं ये अटल टनल का दूसरा भाग तो नहीं, या फिर गलत तस्वीरों के साथ लोग सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं? हमने वायरल तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस तस्वीर से मिलती जुलती एक वीडियो हाथ लगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया वेबसाइट YouTube पर 2 अप्रैल 2013 को डाला गया था, यानी कि 7 साल पहले। और इसी टनल की तस्वीर को सोशल मीडिया पर अटल टनल की तस्वीर बताकर शेयर किया गया। दरअसल वायरल तस्वीर अटल टनल की नहीं है, बल्कि कैलिफोर्निया की डेविल्स स्लाइड टनल की है। यह सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में लगभग 15 मील की दूरी पर है और कैलिफोर्निया के खाड़ी क्षेत्र में पैसिफिका और मोंटारा के बीच है। लेकिन जब से अटल टनल का उद्घाटन हुआ है, तभी से चीन को भी भारत की इस जीत पर मिर्ची लगी हुई है। शी जिनपिंग के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन हैं जिससे इस सुरंग को बेकार बनाया जा सके। लेकिन चीन की गीदड़ भभकी से अब भारत अच्छी तरह वाकिफ है। भारत चीन को कोई ढील देने के मूड में नहीं है और अगर चीन ने जरा सी चिंगारी भड़काई तो माउंटेन वॉरफेयर में चीन के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। चीन अपने ख्याली पुलाव पकाकर खुद को ही खुश करता रहता है। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें अटल टनल की नहीं है।